नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात में आज मैं गिरिजा शंकर जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनसे बात करने जा रहा हूं। गिरिजा शंकर जी को रायपुर में आज छत्तीसगढ़ मित्र जो माधवराव सप्रे द्वारा निकाला गया अखबार था, और उसके बाद जो है लगातार उसको अभी नए सिरे से निकाला जा रहा है। तो हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के लिए उनको सम्मानित किया जा रहा है, और उस कार्यक्रम के लिए गिरिजा शंकर जी यहाँ आए हैं। गिरिजा शंकर जी देश के ऐसे बिरले पत्रकार हैं जिनका रंग कर्म से जो और साहित्य से इतना सरोकार है कि मुझे लगता है कई बार की जो रंग कर्म के में दिन भर लगे रहते हैं वो उतने लोगों को प्रमोट नहीं करते जिस तरह से गिरिजा शंकर जी करते हैं। और लगातार गिरिजा शंकर जी की रायपुर से भोपाल तक की यात्रा, या हम कहें और आगे की यात्रा में उनका लगातार जो लेखन है वो सामयिक विषयों के साथ रंग कर्म को लेकर भी वो लगातार अपना लेखन करते हैं। और जो उनको आज सम्मान मिल रहा, हम चाहते हैं कि हम उनसे बातचीत करें। तो गिरिजा भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी में अभी एक नए तरह की पत्रकारिता शुरू हुई है जिसमें हिंदी को लेकर बहुत आग्रह नहीं है, और साहित्य को अलग समझते हैं लोग और पत्रकारिता को अलग समझते हैं। नहीं, ये तो खैर सही है कि दोनों अलग अलग विधाएं हैं। साहित्य अलग विधा है और पत्रकारिता अलग विधा है, लेकिन दोनों का जो परस्पर संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि बहुत सारे साहित्यकार जो हैं वो साहित्यकार होते हुए पत्रकार भी रहे, और उनके पत्रकारिता में आने से कुछ नुकसान हुआ और कुछ फ़ायदा हुआ। फ़ायदा अधिक हुआ कि जो पत्रकारिता है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका कलेवर वो समृद्ध हुआ, और जो पत्रकारिता के लिए जिस तरह का अध्ययन और शोध, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी उस पर जोर दिया गया। और नुकसान थोड़ा सा ये हुआ कि जो एक प्रोफेशनल जर्नलिज्म है वो उन साहित्यकारों से नहीं हो सकता, तो वो एक बात रही। लेकिन साहित्य और पत्रकारिता का संबंध बहुत लंबे समय तक साथ साथ रहा है, और आप देखेंगे कि बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो भी साहित्यकार रहे और पत्रकार भी रहे, और दोनों ही भूमिका बहुत महत्वपूर्ण ढंग से निभाई। मनोहर श्याम जोशी या कमलेश्वर जी, धनुर भारती जी, ये तमाम इसके उदाहरण हैं। जी, दरअसल अभी इधर के 2 दशक में पत्रकारिता के विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, पत्रकारिता के कोर्स खुल रहे हैं, और जो मीडिया हाउस हैं उनको इससे बहुत मतलब नहीं रहता है कि आपकी साहित्यिक अभिरुचि क्या है, आपको कितना अच्छा लिखना पढ़ना आता है। उनको लगता है कि आपका पीआर कितना अच्छा है, आपके सोर्स कितने अच्छे हैं, और आप खबरों को कैसे ला सकते हैं। देखिए, जब भी आप उन पत्रकारों की बात करते हैं कि जिन लोगों ने पिछले 50 साल के दौरान एक बहुत अच्छा माइलस्टोन अपनी लेखनी से, अपनी पत्रकारिता से, अपनी रिपोर्टिंग से खड़ा किया, वो किसी स्कूल से नहीं निकले। जो मीडिया स्कूल की जो भरमार हुई है वो उसका एक कारण ये है कि जब आज से लगभग 2 दशक पहले जो पत्रकार आप बनते थे वो पत्रकार बनने के लिए पत्रकारिता की नौकरी करते थे, और आज जो पत्रकार हैं वो पत्रकार की नौकरी करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते। और ये पत्रकारिता नहीं करना पत्रकारिता के लिए सबसे बड़ा दुखद पहलू है, और पत्रकारिता को नौकरी में तब्दील करने में ये तमाम जितने जो मास मीडिया और जर्नलिज्म के जो स्कूल हैं इनकी बड़ी भूमिका रही है। आप देखेंगे कि जो बहुत सारे जो पत्रकार हैं, खासकर टीवी न्यूज़ चैनल में, वो उन संस्थानों से पढ़ के आए, और लेकिन उनका कोई जो सामाजिक सरोकार होना चाहिए, जो उनका एक साहित्य को लेकर, समाज को लेकर, राजनीति को लेकर जो समझ विकसित होनी चाहिए, जो कि काम करते करते पत्रकारिता में विकसित होती है, वो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात आप देखिए कि ये जो पत्रकार बन के आते हैं, जिन संस्थानों से पढ़ के आते हैं, उनको जो पढ़ाने वाले हैं वो उन्होंने कभी कोई पत्रकारिता नहीं की, वो अध्यापक हैं। वो तो अध्यापक यदि पत्रकार बनाएगा तो कैसा पत्रकार बनाएगा, और उसके बाद पत्रकारिता कैसे होगी, आप समझ सकते हैं। जी, संपादक नामक एक संस्था होती थी अखबार में, जिससे होकर बहुत सारी चीज़ें गुजरती थी। अभी हम देखते हैं कि जब से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज और तो संपादक जैसी चीज़ें साइड में हो गई है, और जो लोग कहीं से भी कोई स्कूप लाते हैं, चाहे वो आधा अधूरा हो, तथ्यात्मक होना हो या एजेंडा बेस हो, ये पत्रकारिता इधर के दिनों में ज़्यादा दिखती है। नहीं, देखिए, पत्रकारिता जो है वो उसके रूप हमेशा बदलते रहते हैं, और जब जो गंभीर पत्रकारिता है वो दरअसल प्रिंट में हुई है, और प्रिंट में ही हो सकती है, होती रहती है, क्योंकि जो आपका विजुअल मीडिया है, विजुअल मीडिया का जो आग्रह है वो रिसर्च या शोध या अध्ययन ये नहीं होता,
वो जो ब्रेकिंग न्यूज़ की जो बात कर रहे हैं आप, तो उनको कोई भी खबर कितनी जल्दी और कितने फौरी तरीके से दिखा दें, उसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत प्रायः महसूस नहीं होती, क्योंकि वो एक अलग तरह का मीडियम है। हालांकि वहाँ भी बहुत सारी खबरें ऐसी होती हैं जिसमें बाकायदा रिसर्च होता है और उसमें काम होता है, लेकिन उसकी गुंजाइश बहुत कम रहती है। प्रिंट मीडिया में चूंकि आपके पास एक वक्त होता है कि आपको अखबार तो सुबह ही निकलना है, तो आपके पास पूरा वक्त रहता है कि आप खबरों पे काम कर सकें। विजुअल मीडिया में इस गुंजाइश नहीं होती, उनको घटना के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके उनको अपनी खबरें देनी होती है, तो ये फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। जी, गिरिजा शंकर जी, आप चूंकि एक अलग तरह की पत्रकारिता भी करते हैं जिसको हम कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। अभी दोनों ही जगह मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए, यहाँ पे सरकार बदली, वहाँ पे सरकार रिपीट हुई, मुख्यमंत्री बदले, फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें पूरी तरह से मतलब कांग्रेस जो है, एक सीट थी वो भी खत्म हो गई। यहाँ पर एक कद्दावर नेता थे जो 8 बार से विधायक थे, उनको अब संसद बनाया गया। ये पूरे राजनीतिक परिदृश्य को आप किस तरह से देखते हैं? आपने जो सवाल किया है उसमें बात करने के लिए, उसको विश्लेषण करने के लिए लंबा वक्त चाहिए। 2-4 लाइन में, 1-2 मिनट में इसको आप नहीं कह सकते। ये जरूर इसमें हम कह सकते हैं कि पूरे जो चुनाव परिणाम को, जो लोकसभा के अभी आए हैं, उसको देखने से कुछ बातें जो बहुत साफ होती हैं वो ये है कि जहाँ जहाँ पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहाँ पर बीजेपी को ऐसा मुकाबला करना पड़ा जहाँ पर उनको वांछित सफलता नहीं मिली, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो या पंजाब हो। लेकिन जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, वहाँ पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। तो आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि जो कांग्रेस को रिवाइव करना है, ये जो 99 सीट जो मिली है, अब एक सीट शायद प्रियंका वाड्रा जीत जाती हैं तो 100 हो जाएगा। तो ये 100 को मैं कांग्रेस का रिवाइवल नहीं मानता। कांग्रेस का रिवाइवल जो है वो तभी होगा कि जिन सीटों पर लगभग पूरे देश में 180 से ऊपर सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, और जहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 95% के आसपास है, यदि इन सीटों पर कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है तो हम उसको रिवाइवल मान सकते हैं। आने वाले चुनाव जो हैं, जो विधानसभा के होने वाले हैं 4-5 महीने बाद 3-4 स्टेट के, वो बड़े क्रूशियल होंगे। वो इस लिहाज से भी क्रूशियल होंगे कि जो 2 गठबंधन लोकसभा चुनाव के समय हमारे सामने उभरे, एक इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, वरना उनकी सरकार नहीं बनती। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस इन दोनों गठबंधनों का होगा, उससे आने वाली राजनीति की दिशा देखने को मिलेगी। जी, आपका नाटकों से बहुत अति प्रेम है। अभी इस समय जो पूरे नाटक हो रहे हैं, जैसा आप अभी बता भी रहे थे कि भोपाल में रोज नाटक होते हैं, तो नाटकों को, हिंदी नाटकों को या रंगमंच को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो पिछले लगभग 1 दशक से कुछ इस तरह का नाता हो गया है रंगमंच से। रंगमंच से हमेशा रिश्ता रहा है, लेकिन पूरे देश भर में मैं जाता हूँ उनके थिएटर फेस्टिवल्स में, मैं उनके काम को देखता हूँ, और जो महानगरों में काम कर रहे हैं, छोटे शहरों में काम कर रहे हैं, अमहानगरीय क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन सारे लोगों से तो मुझे तो लगता है कि हिंदी थिएटर का, हम भले ही ये माने कि उसमें बहुत सारी कमियां, दिक्कतें हैं, लेकिन मेरे लिहाज से जिस तरह से काम हिंदी थिएटर में अभी हो रहा है, वो एक तरह से स्वर्णकाल में मानता हूँ। आप देखेंगे कि जो छोटे शहर हैं, छोटे शहर मतलब जो अमहानगरीय शहर हैं, भोपाल, जयपुर, लखनऊ या दूसरे और शहर, वहाँ पर पेशेवर नाटक करने की ललक अब दिखने लगी है, जिसकी हिंदी थिएटर को बहुत ज़रूरत है। भोपाल में 2-3 प्रयोग जो हुए इसके, वो बहुत सफल रहे। आप सोच सकते हैं कि भोपाल में 500 रुपये की टिकट देखकर भी लोग नाटक देखने आए और हाउसफुल रहा। तो ये हिंदी रंगमंच के लिए बहुत कुछ किया जाना है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। उसमें किसी भी तरह की कोई निराशा की बात नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छा एक परिदृश्य हिंदी रंगमंच का हमारे सामने होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि और हम आपका स्वागत भी करते हैं, और आज आपका अभिनंदन भी होने वाला है, सम्मान होना है, तो एशियन न्यूज़ आपको बहुत बहुत बधाई देता है। धन्यवाद।